नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि अदानी ग्रुप के लिए है। अदानी ग्रुप इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली बात ये थी कि नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन 2 महीने टल सकता है। जी हां, जून में नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, ऐसी खबर निकल के सामने आई थी। इससे पहले खबर ऐसी थी कि 17 अप्रैल को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। 17 मार्च को जब यह खबर आई तो अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में बढ़त देखने को मिली और अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी यानी कि अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% की मजबूती लेकर 2,251 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 18 मार्च को खबर थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट से इस ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम अदानी और उनके भाई राजेश अदानी को बाइज्जत बरी कर दिया है। उन्होंने बाजार से जुड़े नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में अदानी ग्रुप को राहत देते हुए पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। 18 मार्च को एसीसी को छोड़ बाकी तमाम शेयर अदानी ग्रुप के हरे निशान के साथ बंद होते हुए दिखे और सबसे ज्यादा एनडीटीवी में करीब 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। अगली खबर, जेंसॉल इंजीनियरिंग की पिछले गुरुवार को बोर्ड बैठक हुई थी और इस बोर्ड बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें बोर्ड ने एक तो 1:10 के स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन को मंजूरी दे दी, यानी कि एक शेयर का 10 शेयरों में विभाजन किया जाएगा। और दूसरी खबर यह थी कि पूंजी जुटाने को भी मंजूरी दी गई है। 5 करोड़ तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को बोर्ड की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। 17 मार्च को जब बाजार खुला तो जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, स्पाइसजेट में प्रोमोटर्स की ओर से अतिरिक्त निवेश की घोषणा की गई है। वारंट कन्वर्जन के जरिए प्रोमोटर इस कंपनी में 294.09 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस कन्वर्जन के बाद प्रोमोटर का हिस्सा इस कंपनी में बढ़कर 29.11% से बढ़कर 33.47% पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा खबर यह भी थी कि पिछले गुरुवार को एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें प्रोमोटर अजय सिंह ने इस कंपनी के करीब 1.25 करोड़ शेयर या करीब 1% हिस्सेदारी बेची है। 45.34 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अजय सिंह की ओर से ब्लॉक डील में यह हिस्सेदारी बेची गई है और उसके बाद 17 मार्च को शेयर में हमने देखा 7% तक की मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1/4% नीचे 45.41 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर, विशाल मेगा मार्ट का इस हफ्ते 3 महीने का शेयरधारकों का जो लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखा और इस लॉक इन के खत्म होने के चलते 15.38 करोड़ शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए आते हुए नजर आए। गुरुवार को यानी कि पिछले गुरुवार को जब बाजार खुला था तो इस शेयर में 104 रुपये का जो लिस्टिंग प्राइस और 100 रुपये का जो अहम स्तर है उसके नीचे जाकर क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन लॉकिंग खत्म होने के बावजूद 17 मार्च को विशाल मेगामार्ट के शेयर में 98 रुपये 60 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.25% ऊपर 101 रुपये 13 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर वन मोबीक्विक सिस्टम्स को लेकर है और इस कंपनी का भी 3 महीने का लॉक इन इसी हफ्ते खत्म होता हुआ दिखा। सोमवार को शेयरधारकों का जो 3 महीने का आईपीओ लॉक इन था वो खत्म होता हुआ दिखा, जिसके तहत इस कंपनी के 50 लाख शेयर या 6% हिस्सेदारी बाजार में ट्रेडिंग के लिए आती हुई दिखी, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि शेयर में हमने भारी गिरावट बनती हुई दिखी। 17 मार्च को शेयर में 15% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग 8.5% की गिरावट के साथ हुई और दिन के दौरान शेयर ने 231 रुपये 10 पैसे का 52 वीक लो भी बनाया था। अगली खबर, हीरो मोटोकॉर्प इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में रही। पहली ये कि इस कंपनी का समर्थन इस कंपनी ने एथर एनर्जी को दे रखा है और इस कंपनी ने आईपीओ के अपडेटेड अर्जी से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो सेबी के पास दाखिल कर दिए हैं। 14,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के साथ ये जो अपडेटेड अर्जी है वो एथर एनर्जी की ओर से फाइल की गई है, जिसके बाद हमने देखा 17 मार्च को हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 3,490 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 21 मार्च को खबर थी कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कैटेगरी में डाइवर्सिफाई कर लिया है, एंट्री कर ली है। दरअसल इस कंपनी के बोर्ड ने यूलर मोटर्स में 525 करोड़ रुपए तक के स्ट्रेटेजिक निवेश को मंजूरी दे दी है और इस कंपनी की ओर से यूलर मोटर्स का 32.5% हिस्सा खरीदा जाएगा इस निवेश के जरिए। 30 अप्रैल तक यह अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 21 मार्च को हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में 3,711 रुपये 90 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और कारोबार की क्लोजिंग करीब 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ देखने को मिली।
अगली खबर, पतंजलि आयुर्वेद ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार में कदम रख लिया है। जी हां, इस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार में एंट्री ले ली है और ये एंट्री हुई है मैग्मा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की वजह से। सनोती प्रॉपर्टीज एलएलपी से इस कंपनी के 4,500 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया गया है। और आपको बता दें, ये जो कंपनी है जिसका अधिग्रहण किया गया है, उसकी ओनरशिप, उसका जो स्वामित्व है वो आधार पूनावाला और राइजिंग सन होल्डिंग्स के पास है। 17 मार्च को जब ये खबर आई तो पतंजलि ग्रुप की एकमात्र लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयर में हमने आधा % की बढ़त के साथ 1728 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखी। अगली खबर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों की ट्रेडिंग इस हफ्ते सस्पेंड होती हुई दिखी। देश की सबसे बड़ी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एनएसई ने इस कंपनी के जो शेयरों की ट्रेडिंग है उसको सस्पेंड करने का फैसला लिया है। 21 मार्च के बाद इस कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं होगी। दरअसल डीलिस्टिंग के चलते 24 मार्च से इस कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग नहीं होगी, यानी कि 21 मार्च इस कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग का आखिरी दिन था। 17 मार्च को जब ये खबर आई थी तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 846 रुपये 45 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली थी। अगली खबर, फिनटेक फर्म पेटीएम को लेकर इस हफ्ते एक राहत की खबर आई। दरअसल सेबी की ओर से इस कंपनी को एक मंजूरी मिली, जिसकी वजह से शेयर में हमने काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ देखा। सेबी से इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है पेटीएम मनी, जिसको रिसर्च एनालिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूरी मिल गई है। जब ये खबर आई तो 18 मार्च को पेटीएम के शेयर में 746 रुपये 65 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 0.8% ऊपर 741 रुपये 65 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, बजाज ग्रुप और आलियंस के बीच में 24 साल का पुराना रिश्ता खत्म होता हुआ दिखा है। दरअसल इस कंपनी यानी कि बजाज फिनसर्व और प्रोमोटर एंटिटीज आलियंस का 26% हिस्सा खरीदने जा रहे हैं। बजाज आलियंस लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में जो हिस्सा खरीदा है वो होती हुई दिखेगी और इस सौदे के पूरा होने के बाद बजाज ग्रुप की दोनों कंपनियों में 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। बजाज आलियंस जनरल का 26% हिस्सा 13,870 करोड़ रुपए में बजाज ग्रुप खरीदेगा, जिसकी मौजूदा वैल्यू 53,346 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस का 26% हिस्सा ये कंपनी 10,400 करोड़ रुपए में खरीदेगी, जिसकी मौजूदा वैल्यू करीब 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 18 मार्च को जब ये खबर आई तो बजाज फिनसर्व के शेयरों में करीब 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी इस बैंक में बढ़ाई है। दरअसल इस बैंक के प्रमोटर और एमडी भास्कर बाबू ने इस बैंक के 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं। इस सौदे के बाद भास्कर बाबू की बैंक में हिस्सेदारी 5.04% से बढ़कर 5.18% पर पहुंच गई है और इस सौदे के बाद ओवरऑल प्रमोटर्स की बैंक में जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 22.44% पर पहुंच गई है। 18 मार्च को जब ये खबर आई तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर करीब 3.5% की मजबूती के साथ 102 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस हफ्ते हमने कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। दरअसल कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर में अपर सर्किट लग गया था और खबर इस तरह की थी कि 2 डिबेंचर होल्डर्स के बकाये से जुड़ा इस कंपनी ने सेटलमेंट कर लिया है और ये कंपनी 3 किस्तों में 205 करोड़ रुपए का जो बकाया कर्ज है उसको चुकाने जा रही है। जब ये खबर आई तो 18 मार्च को कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और कारोबार की क्लोजिंग 24 रुपये 49 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को लेकर है, जिसने बर्मन ग्रुप से फंडिंग सपोर्ट की मांग की है। दरअसल इस कंपनी ने खुद के लिए और अपनी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके लिए गवर्नेंस रिव्यू की शुरुआत करी है। इस कंपनी की 2 सब्सिडरी कंपनीज हैं, रेलिगेयर फिनवेस्ट और रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, जिसका रिव्यू होता हुआ नजर आएगा। ट्राई लीगल ग्रांट थॉर्टन भारत एलएलपी को इस कंपनी के रिव्यू के लिए नियुक्त किया गया है और जो रिव्यू हुआ था इंटरनली उसमें कंपनी ने फंड फ्लो स्थिति का जो रिव्यू किया उसमें पाया गया कि अगले कुछ महीनों के लिए कैश फ्लो में गैप मिला है। कारोबार जारी रखने के लिए इसी वजह से बर्मन ग्रुप से इस कंपनी ने तुरंत फंडिंग सपोर्ट की मांग की है। 18 मार्च को जब यह खबर आई तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के शेयर में 241 रुपये 50 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब आधा % नीचे 234 रुपये 70 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, स्टार सीमेंट की सब्सिडरी कंपनी को पसंदीदा बिडर के तौर पे घोषित किया है। इस कंपनी की सब्सिडरी है स्टार सीमेंट मेघालय, जिसको प्रेफर्ड बिडर के तौर पे इस हफ्ते घोषित किया गया है। असम सरकार ने कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए इसको प्रेफर्ड बिडर चुना है। बोरो हंडोंग लाइमस्टोन ब्लॉक है जिसके कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए इसको बिडर चुना गया है और इस ब्लॉक का आपको बता दें कि 400 हेक्टेयर का इलाका है जिसमें ये फैला हुआ है और 14.67 करोड़ टन के लाइमस्टोन रिजर्व्स इस ब्लॉक में बताए जा रहे हैं। 18 मार्च को जब ये खबर आई तो स्टार सीमेंट के शेयर में 5% की बढ़त के साथ 214 रुपये पर डे हाई के आसपास जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
अगली खबर टेलीकॉम कंपनियों को लेकर है, खासतौर पे वोडाफोन आइडिया, जिसने इस हफ्ते मुंबई में 5G सेवा की शुरुआत कर दी है। 5G सेवा को लॉन्च किया है इस कंपनी ने। साथ ही साथ इस कंपनी की ओर से सैटकॉम पार्टनरशिप पर भी नजरें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ खबर ये भी थी कि AGR पर राहत को लेकर फिलहाल सरकार में किसी भी तरह का कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी चर्चा नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ओर से मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर निकल के सामने आई। दरअसल मामला ये है कि DOT की ओर से इन कंपनियों को, खासतौर पर जिसमें वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल शामिल हैं, इन दोनों कंपनियों को AGR पर राहत देने का प्रस्ताव था, जिसको लेकर ये मामला अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखा है। 19 मार्च को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ₹7.46 पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर ₹7.72 तक भी उछल गया था। वहीं भारती एयरटेल के शेयर में करीब आधा % की बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग ₹1635 के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में कदम रखने की तैयारी में है। जी हां, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री पर इस कंपनी ने इस हफ्ते एक सफाई जारी करी है, जिसमें इन्होंने कहा कि स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बड़ा हिस्सा खरीदने के लिए बातचीत जारी है। फिलहाल केवल बातचीत चल रही है, कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है। डील पूरी होना बोर्ड और अन्य रेगुलेटरी मंजूरियों के ऊपर निर्भर करेगा, ऐसा इस कंपनी की ओर से एक्सचेंजेस को सफाई देकर बताया गया। 19 मार्च को जब यह खबर आई तो LIC के शेयर में 2.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग ₹777 के स्तर पर जाकर देखने को मिली। बजाज ऑटो ने 5 साल के लिए अपने MD का जो पदभार है उसको बढ़ाने का फैसला लिया है। जी हां, 1 अप्रैल से राजीव बजाज को 5 साल के लिए दोबारा MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दूसरी खबर यह भी थी कि सब्सिडरी कंपनी बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड यानी BACL में इस कंपनी की ओर से 1500 करोड़ रुपए तक का निवेश भी किया जाएगा, जिसको बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। 19 मार्च को बजाज ऑटो के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार का अंत ₹7,711.25 के स्तर पर देखने को मिला। अगली खबर वायर एंड केबल स्टॉक्स को लेकर है। ये पूरी इंडस्ट्री इस हफ्ते काफी ज्यादा फोकस में रही। दरअसल अदानी ग्रुप ने वायर एंड केबल सेगमेंट में एंट्री ले ली है। इनकी एक सब्सिडरी है कच्छ कॉपर के नाम से, जिसने मेटल एंड केबल JV कंपनी बनाई है। प्रणिथा इको केबल्स लिमिटेड यानी PEL के नाम से ये JV कंपनी बनाई गई है और प्रणिथा वेंचर्स के साथ मिलकर ये JV कंपनी का गठन किया गया है, जिससे डर फैल गया कि कंपटीशन इस स्पेस में बढ़ता हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि 20 मार्च को हेवल्स, फिनोलेक्स केबल्स, पॉलीकैप, KEI इंडस्ट्रीज, इन तमाम शेयरों में हमने 3.5 से 12.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखी। वहीं इस ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, इस कंपनी के शेयर में हमने देखा करीब 1% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट अपनी ई-कॉमर्स सब्सिडरी में निवेश बढ़ा रही है। जी हां, इस कंपनी ने डीमार्ट रेडी में 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। ये इसकी ई-कॉमर्स सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें यह निवेश कंपनी की ओर से बढ़ाया जा रहा है। इस खबर के चलते हमने देखा 20 मार्च को खबर का इंपैक्ट आता हुआ दिखा था और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ ₹3,874.15 पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, गोल्ड लोन फाइनेंसिंग के कारोबार से जुड़ी कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर में इस हफ्ते हमने शुक्रवार को बढ़िया बढ़त बनती हुई दिखी। दरअसल मनप्पुरम फाइनेंस में बेन कैपिटल की एंट्री होती हुई दिखी है। खबर यह है कि बेन कैपिटल ने 4,385 करोड़ रुपए की रकम में इस कंपनी का 18% हिस्सा खरीदा है। 236 रुपए प्रति शेयर के भाव पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर और वारंट जारी कर यह कंपनी को हिस्सा मिलता हुआ दिखेगा, जिसके बाद एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा। इस कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए 26% हिस्से का बेन कैपिटल की ओर से एक ओपन ऑफर भी आता हुआ नजर आएगा। 21 मार्च को जब यह खबर आई तो मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर में 231 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 5% की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को से जुड़ी हुई है, जो कि बड़े निवेश की तैयारी में है। अगले 3 से 4 साल में इस कंपनी की ओर से 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और ये निवेश कॉपर, एल्यूमिनियम, स्पेशलिटी एल्यूमिना बिजनेस में किया जाएगा। दरअसल इस निवेश के जरिए इस कंपनी की अपस्ट्रीम ऑपरेशंस पर फोकस के साथ साथ डाउनस्ट्रीम प्रॉफिट को बढ़ाने का भी फोकस है, लक्ष्य है। इस वजह से 21 मार्च को हमने देखा हिंडाल्को के शेयर में 715 रुपए तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबार की क्लोजिंग करीब 0.5% नीचे देखने को मिली।
अगली खबर बजाज फाइनेंस को लेकर है, जिसके बोर्ड में हमने कुछ बदलाव होते हुए दिखे हैं, कुछ पदभार बदलते हुए दिखे हैं। 3 साल के लिए इस कंपनी ने राजीव जैन का जो पदभार है उसे बढ़ाकर वाइस चेयरमैन कर दिया है। साथ ही साथ ये भी हुआ है कि 3 साल के लिए अनूप कुमार शाह का जो पदभार है उसे डेप्यूटी एमडी से बढ़ाकर एमडी कर दिया गया है। ये सारे बदलाव 1 अप्रैल से लागू होते हुए दिखेंगे, जो कि अगले 3 साल के लिए इफेक्टिव रहेंगे। 21 मार्च को बजाज फाइनेंस के शेयर में अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जो कि इंडसइंड बैंक को लेकर है। इंडसइंड बैंक में इस हफ्ते हमने 2-3 खबरें आती हुई दिखी। पहली खबर ये थी कि आरबीआई ने इस बैंक को लेकर एक आश्वासन जारी किया था बीते वीकेंड पर। आरबीआई ने कहा कि इस बैंक की जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक ठाक है, वो अच्छी कंडीशन में है और 25 सालों में शायद पहली बार ऐसा हुआ है या दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने चुनिंदा मौकों पर आकर डिपॉजिटर्स को किसी बैंक के बारे में आश्वासन दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है और इसकी जो वित्तीय स्थिति है वो भी तसल्ली बख्श है। आरबीआई ने यह भी कहा कि Q4 यानी कि मौजूदा तिमाही में बैंक को रेमेडियल एक्शन का कामकाज पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही खबर यह भी थी कि एनएसई ने इस शेयर को शॉर्ट टर्म एएसएम सूची में डाल दिया है। इसके अलावा खबर यह भी थी कि अकाउंटिंग गड़बड़ियों के चलते आईसीएआई इस बैंक के खातों का रिव्यू कर सकता है। 17 मार्च को इंडसइंड बैंक के शेयर में 709 रुपये 90 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब आधा % ऊपर 676 रुपये 15 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 18 मार्च को खबर थी कि इस बैंक ने सीडीज के जरिए 11,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इसके अलावा खबर यह भी थी कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बैंक की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट को डाउनग्रेड के लिए रिव्यू पर भी डाल दिया है। 18 मार्च को जब यह खबर आई तो इंडसइंड बैंक के शेयर में 670 रुपये 60 पैसे का लो लगाने के बाद करीब आधा % ऊपर 681 रुपये 5 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर है और ओला इलेक्ट्रिक का शेयर इस हफ्ते 3 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह थी कि रोजमर्रा डिजिटल सर्विसेज ने इस कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में अर्जी दाखिल की है। पेमेंट डिफॉल्ट के चलते व्हीकल रजिस्ट्रेशन एजेंसी है जिसने ये अर्जी दाखिल की थी और उनका ये कहना है कि इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इस कंपनी ने दावा किया था कि फरवरी में रोजमर्रा डिजिटल के साथ पेमेंट की शर्तों पर नेगोशिएशन के लिए इस कंपनी की बातचीत चल रही थी, लेकिन खबर के चलते 17 मार्च को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 7.25% की गिरावट के साथ 46 रुपये 86 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर ने 46 रुपये 40 पैसे का ऑल टाइम लो लेवल भी टच किया था। 18 मार्च को खबर थी कि कंपनी ने इस अर्जी को लेकर कानूनी सलाह ली है और इस सलाह लेने के बाद कंपनी ने इन तमाम दावों का दृढ़ता से खंडन किया है। इस खंडन के बाद स्टॉक में हमने पॉजिटिव रिएक्शन बनता हुआ दिखा। 18 मार्च को शेयर में 16% तक का उछाल देखने को मिला और करीब 13% की बढ़त के साथ हमने 52 रुपये 97 पैसे पर कारोबार का अंत देखा। 21 मार्च को खबर थी कि महाराष्ट्र में आरटीओ अधिकारियों ने 36 स्कूटर्स को इंपाउंड किया है। बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के आउटलेट्स पर खड़े होने के चलते ये कार्रवाई की गई है और इसको लेकर महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार की ओर से ये बयान जारी किया गया है। भ्रामक बिक्री डेटा पर जेएन गुप्ता, जो कि सेबी के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि इस कंपनी के खिलाफ एक मामला दर्ज हो सकता है और ये मामला रेगुलेटरी दिक्कतों के चलते हो सकता है। इनफैक्ट इस कंपनी ने सफाई भी जारी करी सब खबरें आने के बाद, जिसमें उनको कहना था कि रेगुलेटरी दिक्कतों का वो खंडन करते हैं और आंतरिक ऑपरेशनल इश्यूज से बिक्री के ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। फरवरी बिक्री में जो फर्क था या डिस्क्रिपेंसीज थी वो केवल अस्थायी रजिस्ट्रेशन बैकलॉग के चलते देखने को मिली थी। कंपनी की सफाई आने के बाद 21 मार्च को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 51 रुपये 27 पैसे तक का लो लगाने के बाद करीब 8% की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, शालीमार पेंट से जुड़ी 34 एंटिटीज ने सेबी के साथ मामला सेटल किया है। दरअसल 34 एंटिटीज ने टेक ओवर नियमों के उल्लंघन से जुड़ा जो मामला है उसको सेटल किया है। सेबी के साथ सेटलमेंट के लिए इन एंटिटीज ने 3,04,000 रुपये की रकम का भुगतान भी किया है। अब मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल हेला इंफ्रा मार्केट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इस कंपनी के शेयरों की खरीद से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें उर्वी जिंदल की अर्जी के बाद ये सेटलमेंट का फैसला लिया गया है। उर्वी जिंदल ने रतन जिंदल से कंपनी के 1,65,000 शेयर खरीदे थे और ये शेयर इंटर से ट्रांसफर के जरिए 30 मार्च 2022 को खरीदे गए थे। ये ट्रांजैक्शन तो तब पूरा हो गया था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन से उर्वी जिंदल की हिस्सेदारी में 2% से ज़्यादा का बदलाव हुआ। लेकिन इस ट्रांजैक्शन का जो खुलासा है वो करीब 2 साल के बाद 17 अप्रैल
24 को किया गया था, जिसको लेकर सेबी की ओर से आपत्ति जारी की गई थी। 18 मार्च को शालीमार पेंट्स के शेयर में 100 रुपये 23 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 1% नीचे 102 रुपये 80 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को लेकर है और दिवालिया प्रक्रिया की अर्जी शुरू होने के बावजूद इस हफ्ते हमने देखा शेयर में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। खबर ये थी कि इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दाखिल की गई है और ये अर्जी यूनिफॉर्म सप्लाई करने वाली कंपनी नोना लाइफस्टाइल की ओर से दाखिल की गई है। 2024 में भी इनकी ओर से ये अर्जी दाखिल की गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया था। इस अर्जी को दोबारा रीस्टोर करने के लिए नोना लाइफस्टाइल की ओर से मांग की गई थी एनसीएलटी के सामने। दरअसल ये मामला है 1 करोड़ 64 लाख रुपए की बकाया रकम का, जिसकी वजह से ये अर्जी दी गई थी। एनसीएलटी के दिल्ली बेंच ने इस पर सुनवाई की और इस मामले को अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। 18 मार्च को ये अर्जी दाखिल होने की खबर के बावजूद शेयर में दिन भर हरे निशान के साथ कारोबार हुआ और करीब 7.5% की मजबूती के साथ 218 रुपये 91 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर हिंदुस्तान जिंक पर दोनों एक्सचेंजों की ओर से बड़ी मात्रा में जुर्माना लगाने की खबर सामने आई है। बीएसई और एनएसई यानी कि देश की जो दोनों एक्सचेंजेस हैं उनकी ओर से इस कंपनी पर 5,42,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बोर्ड के गठन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया गया है और कंपनी के बोर्ड में दरअसल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो मात्रा है, जो संख्या है, वो पर्याप्त नहीं है, जिस वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। 19 मार्च को जुर्माना लगने के बावजूद 477 रुपये 80 पैसे का इंटरडे हाई छुआ इस शेयर ने और करीब 4% की मजबूती के साथ 453 रुपये के स्तर पर जाकर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर पीबी फिनटेक को लेकर है, जिस कंपनी के मैनेजमेंट ने पीबी हेल्थ केयर में जो निवेश किया गया है उस पर सफाई जारी की है। पीबी हेल्थ केयर में निवेश के पीछे की जो वजह है उस पर कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि इस हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में इस कंपनी की जो भूमिका है वो इनक्यूबेटर या फिर केवल कैटलिस्ट के रूप में होगी। इस कंपनी के जो सीईओ और जो चेयरमैन है आशीष दहिया, उनकी ओर से सफाई आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है उसका जो मालिकाना अधिकार है, जो उसका ऑनरशिप है, वो इस कंपनी के पास नहीं होगा बल्कि किसी और के पास होगा। और इस निवेश के जरिए हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो विवाद होता है, उसको सुलझाने की इस कंपनी की मंशा है। पिछले हफ्ते यानी कि कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 170 में हम आपको याद होगा, हमने आपको बताया भी था कि सब्सिडरी पीबी हेल्थ केयर सर्विसेज में इस कंपनी ने 696 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। FY26 यानी कि अगले वित्त वर्ष में या तो इक्विटी शेयरों या फिर CCPS यानी कि कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की ओर से ये निवेश किया जाएगा और इस सौदे के बाद पीबी हेल्थ केयर में इस कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 33.63% पर पहुंच जाएगी। 18 मार्च को शेयर में मजबूती थी और 19 मार्च को भी शेयर में 6.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1,549 रुपये 95 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर त्रिवेणी इंजीनियरिंग को लेकर है, जिसके प्लांट में इस हफ्ते आग लगती हुई दिखी है। जी हां, इनका एक उत्तर प्रदेश में प्लांट है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट है, जिसमें हादसे को लेकर इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी है। लेकिन इस हादसे में कंपनी ने कहा कि किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो प्लांट में आग जरूर लगी लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, जिस वजह से शेयर में हमने पॉजिटिव रिएक्शन देखा। 18 मार्च को त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर में 366 रुपये 50 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.5% की मजबूती के साथ 383 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की ओर, चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट में और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। AI पावर्ड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म और फिनटेक फर्म माईफाई ने म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जो लोन की सुविधा है वो देने की शुरुआत करी है। दरअसल इस कंपनी ने माई कैश नाम का एक डिजिटल सोल्यूशन लॉन्च किया है। यूजर्स को म्यूचुअल फंड्स में निवेश के बदले तुरंत लोन देने की जो सुविधा है वो इस सोल्यूशन के जरिए मिलती हुई नजर आएगी। 10.5% के ब्याज पर 10,000 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा इस कंपनी की ओर से दी जाएगी। निवेश राशि में ग्रोथ के साथ साथ लोन की सुविधा का निवेशकों को इसके चलते मौका मिलेगा। अगली खबर, पेमेंट्स और फिनटेक कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी पेयू ने रियल टाइम पेमेंट सेक्टर में विस्तार की ओर एक और कदम उठाया है। दरअसल इस कंपनी ने माइंडगेट सॉल्यूशंस की 43.5% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। रियल टाइम पेमेंट्स टेक्नोलॉजी में ये कंपनी एक्सपर्ट है और माइंडगेट सॉल्यूशंस रियल टाइम पेमेंट सेक्टर में विस्तार की योजना के तहत ये कदम आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि इस हिस्सा खरीद के बावजूद भी माइंडगेट के फाउंडर्स के पास इस कंपनी की जो मेजॉरिटी हिस्सेदारी है वो जस के तस बनी रहेगी।
तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही अपनी काम की खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।